हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्मार्ट। मेरा नाम विनीत त्रिपाठी। आज मैं फिर आपके साथ एक नया लेक्चर लेकर आया हूं और आज जो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 10+2 फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से गिना जाता है। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर ना ही सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से मैं इस चैप्टर की नई सीरीज शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये पसंद आए और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर है ऑप्टिक्स। आज जो हम आपके साथ लेक्चर शेयर करेंगे उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। ये चैप्टर फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं जिस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। 10th क्लास में आपने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स में पढ़ा होगा। तो ऑप्टिक्स में जब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में तो आपने शब्द सुना होगा जिस शब्द का नाम था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या थे? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, ये सब क्या थे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट थे हमारे, ये लाइट के डिफरेंट फिनोमेनास को यूज कर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते थे। जैसे माइक्रोस्कोप किस लिए यूज करते थे हम? कि माइक्रोस्कोप से जो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता था, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, उसको हम बड़ा करके देख लेते थे। टेलीस्कोप से क्या होता था? जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होता था हमसे यूनिवर्स में, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते थे हम स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए, तो बहुत ज्यादा दूर की चीज भी हम नजदीक करके देख पाते थे टेलीस्कोप से। बाइनोकुलर से भी हम ऐसे ही करते हैं, दूर की चीजें नजदीक करके देख पाते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब होता है पॉसिबल लाइट के डिफरेंट फिनोमेना को जब हम यूज करते हैं किसी रिजल्ट पर आने के लिए। ठीक है, तो इस ऑप्टिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लाइट के डिफरेंट फिनोमेना के बारे में ही पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे अपनी एप्लीकेशन में लाते थे। ठीक है, और अगर हम अपनी ह्यूमन आई की बात करें तो ये भी एक हिसाब का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आई है, ठीक है, इसको हमने देखना है। तो क्या होगा कि जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाएगी तो हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमको विजिबल है। और अगर मान लीजिए यहां से लाइट जा रही है इस ऑब्जेक्ट में और ये सारी की सारी लाइट इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, ये सारी की सारी लाइट इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या होगा? ये यहां से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई हमारी आंख में तो हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यही चीज होती है जब हमको कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज व्हाइट या ब्लैक दिखती है। ठीक है, तो कोई भी चीज हमको ब्लैक क्यों दिखती है? क्योंकि जो ब्लैक होता है वो हमारी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसलिए हमको वो चीज ब्लैक दिखती है। ठीक है, और सिमिलरली बाकी कलर हमको इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और हमारी आंखों को वो दिख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब कुल मिलाकर अगर हम कहें कि ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स है द स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट इज ऑप्टिक्स। तो ये है हमारी ऑप्टिक्स, और इन्हीं वेरियस फिनोमिनास जो लाइट से रिलेटेड हैं इनके बारे में हम इस ऑप्टिक्स चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि आखिर लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, और लाइट किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सिंक्रोनाइज ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर के लेक्चर में बताया था, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, आपको उसमें से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ मूव करेंगे तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो बिल्कुल इन दोनों वेव्स की ऑसिलेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये विजिबल रेज में भी होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और इनकी एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है जिसमें हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर वो वेवलेंथ नहीं होगी तो वो विजिबल रेज के अंडर नहीं आएगा और उस लाइट के अंदर हमको कुछ दिखाई नहीं देगा अगर वो वेवलेंथ नहीं मिलती हमको। तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट लॉन्ग शॉर्ट एफएम वेवलेंथ। ठीक है, जैसे हम रेडियो वगैरह सुनते हैं तो उसमें जो रेडियो वेव्स आती हैं जिसकी वजह से हमको रेडियो का टेलीकास्ट होके हमारे रेडियो तक पहुंचता है, वो कौन सी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। तो वो जो वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही वो रेडियो वेव्स जनरेट करती हैं। ठीक है, और वो एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी होती है जिस फ्रिक्वेंसी पर जाकर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो वेव की तरह काम करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें टीवी, टेलीफोन, वायरलेस सिग्नल की, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। ठीक है, फॉर ट्रांसमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे और गामा रे। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी लाइट के रिलेटेड फिनोमिना है वो सारे फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो अलग अलग वेवलेंथ की रेंज है उसकी वजह से क्या है कि ये जो अलग अलग वेवलेंथ की रेंज होने की वजह से ये जो वेव्स हैं वो अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज हो गई हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज होने का मतलब क्या है, जैसे हमने रेडियो के लिए वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करना है तो रेडियो के लिए एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी है जिस पर जाकर ही हमें रेडियो का जो टेलीकास्ट है वो पॉसिबल मिलेगा। तो वो क्या फ्रिक्वेंसी है, वो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, वो उनके लिए फिक्स है। अगर हम बात करें टीवी की, जैसे हम डिश एंटीना लगाते हैं तो टीवी पे जो हमारे चैनल्स वगैरह आते हैं उनकी एक परफेक्ट फ्रिक्वेंसी होती है जिस फ्रिक्वेंसी पर जाकर ही वो चैनल का टेलीकास्ट होगा हमारे टीवी पर। ठीक है, तो वो जो फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से हम टीवी, टेलीफोन वगैरह देख पाएंगे, सुन पाएंगे, तो वो जो फ्रिक्वेंसी किसके अंडर आएगी, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव्स होती हैं जिनकी वजह से हम फोन पे बात कर पाते हैं। ठीक है, तो वो वेव की अलग वेवलेंथ होगी, अलग फ्रिक्वेंसी होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे, अलग अलग वेवलेंथ पे, अलग अलग तरह हमने इन सारी रेज को कह सकते हैं या इन सारी लाइट्स को कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, और इन सारी जब हमने लाइट्स को और वेव्स को कैटेगराइज किया है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, ठीक है, इस चैप्टर में हमने विजिबल लाइट को ही यूज करना है ज्यादातर। तो विजिबल लाइट की अगर बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ के अंडर ही हमको जो लाइट है, जो 400 से 700 इस स्पेक्ट्रम में दिखाया गया है, ये सारा रीजन किसका है, विजिबल लाइट का। यानी कि इस रीजन के अंदर हमारे 7 कलर हैं और जिसकी वजह से हमें पूरी विजिबिलिटी होगी कलर्स की और हर एक ऑब्जेक्ट की। तो अगर ये लाइट किसी भी चीज पे फॉल करेगी तो हमको उसमें दिखाई देंगे कलर्स और हम उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसी फ्रिक्वेंसी को घटाएं या बढ़ाएं तो हमको और अलग अलग तरह की रेज मिलेंगी। अगर ये वेवलेंथ 400 से कम हो जाए या 700 से ज्यादा हो जाए तो जो वेव का नेचर है वो बदल जाएगा, या लाइट का जो नेचर है वो बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती है, वो फिर एक्सरे भी बन जाएगी, वो इंफ्रारेड भी बन सकती है। ठीक है, और ये जो अलग अलग रेज हैं इनकी अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन है, पर फिलहाल हमने विजिबल लाइट से ही डील करना है ऑप्टिक्स चैप्टर में। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है दे कैन कैरी एनर्जी, यानी कि वो अपने साथ साथ एनर्जी कैरी करके चलती हैं, और कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है उस स्पीड से ये मूव भी करती हैं। अब अगर हम बात करें लाइट की, यानी कि विजिबल लाइट की, तो जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट क्या है, वो विजिबल लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ स्मॉल रेंज, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 400 700 नैनोमीटर की जो ये स्मॉल रेंज है,
इस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो है विजिबल लाइट। ठीक है, तो अब जो विजिबल लाइट है यानी कि वो भी एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सनलाइट है, तो ये सनलाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल की, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने वो लाइट क्या की, रिफ्लेक्ट की। ठीक है, जैसे ही ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई हमारी आंखों की तरफ, तो ये लाइट जो है ये क्या करती है, हमारी आंखों को सेंसिटाइज कर देती है, यानी कि हमारी जो आंखें सेंसिटिव चीज होती है, तो जैसे ही लाइट फॉल होती है इस पे, तो क्या होती है, सेंसिटाइज हो जाती है। तो जब ये लाइट सेंसिटाइज होती है, तो लाइट में क्या है, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक स्मॉल रेंज है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एनर्जी कैरी करती है। तो जब लाइट हमारी आंखों में जाती है, तो वो जो हमारी आंखें हैं वो सेंसिटाइज हो जाती हैं उस लाइट के आने से। ठीक है, जैसे ही हमारी आंखें सेंसिटाइज होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है लाइट की वो ब्रेन तक जाती है आंखों के थ्रू होके। तो जब आंखों के थ्रू होके ब्रेन तक वो एनर्जी जाएगी, तो वो ब्रेन में जाकर पिक्चर उस ऑब्जेक्ट की बन जाती है, और हमको पता लग जाता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या पता लगा कि जो लाइट होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि वो अपने साथ एनर्जी भी कैरी कर सकती है। एनर्जी कैसे कैरी कर सकती है, क्योंकि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद इट हैज ट्रेवलिंग पावर, यानी कि जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पत्थर लिया है, हमारे हाथ में एक पत्थर है, जब इस पत्थर को हम पानी में फेंकेंगे, तो पानी में क्या होगा, वेव्स फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, पानी में क्या होगा, वेव्स फॉर्म हो जाएंगी। पर यही पत्थर जब हम जमीन पे मारेंगे, फ्लैट जमीन पर जब हम मारेंगे, तो क्या होगा, ये पत्थर सीधा टकराकर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज से देख कर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हुआ टकराकर वापस आ गया ये चीज गलत थी, या जो पानी में वेव बन गई ये चीज गलत है। ठीक है, तो इस चीज को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज अपने अलग अलग दो नेचर शो कर सकती है। ठीक है, तो ये कहना कभी भी गलत नहीं होगा कि कोई भी चीज अपने दो नेचर नहीं शो कर सकती, पर सुटेबल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशंस में कोई चीज एक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, और कुछ दूसरी कंडीशन में जाके वही चीज दूसरा कैरेक्टरिस्टिक शो करने लग जाती है। ठीक है, पर हम कभी भी इस चीज को नकार नहीं सकते कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो था ये सही था और ये वाला जो था वो गलत था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही सही है, पर अपनी अपनी जगह पर, मतलब जब जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब वो कैरेक्टरिस्टिक सही हुआ। ठीक है, तो यानी कि जब पत्थर को हमने पानी में मारा तो वेव फॉर्म हुई, वो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है पानी का, और जब हमने उसी पत्थर को जमीन पर फेंका तो वो पत्थर वापस ऊपर उछल गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक था जमीन का, यानी कि सॉलिड सरफेस का। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो लाइट है उसके भी दो नेचर या दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं। अब ये जो दो नेचर हैं हमारी लाइट के, वो नेचर कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला नेचर जो है लाइट का वो है वेव नेचर। ठीक है, जो लाइट है इट कैन ट्रेवल इन वेव फॉर्म, ये हमको सबको पता है। और दूसरा नेचर कौन सा है, इट कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जैसे हम फिनोमेना की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट जो आएगी वो स्ट्रेट लाइन में आएगी और स्ट्रेट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है ये स्ट्रेट लाइन वाले के हिसाब से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। पर अगर हम वहीं दूसरी तरफ बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, कि यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, यहाँ से लाइट एंटर हो रही है और बाद में वेव फॉर्म में ऐसे बाहर जा रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसे वेव फॉर्म में बाहर जा रही है, तो ये क्या था, ये क्या है, ये वेव नेचर ऑफ लाइट शो करेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम ये वाला नेचर लाइट का सही और ये वाला गलत है, या ये वाला गलत है ये वाला सही है। लाइट के दोनों ही नेचर होते हैं, पर दोनों नेचर अपनी अपनी जगह पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जब हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करना है, तो उस केस में हमको लाइट का स्ट्रेट लाइन नेचर ही लेकर फॉलो करना पड़ेगा, और जब दूसरा नेचर होगा तो वेव फॉर्म। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद वेव नेचर और रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, अब वेव नेचर और रे नेचर के बारे में बात करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो ऑप्टिक्स है ये आगे जाकर हमारी दो पार्ट्स में बटेगी। वो दो पार्ट्स कौन से होंगे, सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, जो रे ऑप्टिक्स होगा उसमें हम पढ़ेंगे लाइट के स्ट्रेट लाइन के
नेचर के हिसाब से, और जो वेव ऑप्टिक्स होगी उसमें हम पढ़ेंगे लाइट के वेव फॉर्म वाले नेचर के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमें पता लगा कि जो हमारी लाइट है वो दो करेक्टरिस्टिक शो करेगी, यानी कि पहला कौन सा करेक्टरिस्टिक है, वेव नेचर का, और दूसरा है उसका कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल भी कर सकती है। ठीक है, तो उसके ट्रेवलिंग करेक्टरिस्टिक यानी कि वेव और स्ट्रेट लाइन के करेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने जो ऑप्टिक्स का पार्ट है उसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था हमारा वो था वेव ऑप्टिक्स, और जो दूसरा पार्ट था हमारा वो था रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हाइजेंस प्रिंसिपल, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो ये सब जो है ये सब वेव ऑप्टिक्स के अंडर आएगा। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब क्या है, रे ऑप्टिक्स के अंडर। तो अब हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है लाइट रे। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे लाइट रे होती क्या है आखिर। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट रे नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, ये जो रे होती है, ये रे जो है एक कह सकते हैं हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, यानी कि जिस दिशा में लाइट ट्रेवल कर रही है उस दिशा में लाइट को दिखाने के लिए हम एक लाइन से शो करते हैं कि इस तरफ लाइट ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम कहते हैं लाइट रे। ठीक है, तो लाइट रे नाम की कोई फिजिकली कोई चीज नहीं है, बस ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑन पेपर कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, लाइट रे की डायरेक्शन जो है उस तरफ है। अब अगर हम बात करें तो जैसे ये एक सोर्स है हमारा कोई, ठीक है, ये हमारा कोई सोर्स है, तो इसमें से काफ़ी सारी ऐसे रेज निकलती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी रेज निकलती हैं, और ये हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जब देखेगा इसको तो उसको वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो सोर्स से ऑब्जर्वर तक इस तरह ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो वो ही हमको यहाँ से पता लगेगा। और अगर हम बात करें ये ऐसे एक लाइन की, तो इसको हम रे नहीं कहेंगे। ठीक है, ये लाइन कभी भी रे नहीं हो सकती। अगर हमने रे को शो करना है तो रे में हमको ये ऐसे बनाना ज़रूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको बिना बनाए हमको पता नहीं लगेगा कि जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो लाइट रे की प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह होती है। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो लाइट रे है वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी की। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, तो वो जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है उसको दिखाने के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमने क्या कहा? लाइट रे। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट की बात हो रही थी तो उस टाइम सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, न्यूटन। इनका नाम आपने बहुत बारी सुना होगा। ये न्यूटन, इन्होंने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी हमको, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ क्योंकि इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती थी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सोर्स है, ठीक है, लाइट एमिटिंग सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलेगी। ठीक है, तो ये जब इसमें से लाइट जो निकल रही है, ठीक है, ये जो लाइट निकल रही है इस लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कॉर्प्यूसल्स। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं कॉर्प्यूसल्स। और ये जो पार्टिकल हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और लाइट की जो लाइट की रे वाली फॉर्म दिखाने के लिए या लाइट की स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कंडीशन को दिखाने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि 3 कार्डबोर्ड लगाए इन्होंने लाइन वाइज। ठीक है, ये 3 कार्डबोर्ड इन्होंने यूज़ किए, ए बी सी। यहाँ से इन्होंने एक सोर्स लगाया लाइट का। ठीक है, यहाँ से लाइट ट्रांसफ़र की, तो इन तीनों में से जब लाइट निकल के जा रही थी तो हमको लाइट रे की जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन दिख रही थी। अगर इन तीनों में से कोई भी कार्डबोर्ड हम हटा दें तो जो लाइट का वो स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन है वो हमको नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है,
तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी इन्होंने कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और जो लाइट रे है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्प्यूसल्स। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो हमको अलग अलग कलर्स दिखाई पड़ते हैं लाइट की वजह से, वो किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? जो कॉर्प्यूसल्स होते हैं इनका साइज छोटा बड़ा होता है। ठीक है, ये जो लाइट में जो कॉर्पस्कुलर्स मूव कर रहे हैं इनके साइज में वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं। पर आगे चलकर जब हमको इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और अलग अलग फिनोमिना आए, तो इनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से ये फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी ये थ्योरी फेल हो गई। और हाइजन आए, और हाइजन ने अपना एक प्रिंसिपल दिया, एक वेव थ्योरी दी, जिससे पता लगा कि जो लाइट एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा हाइजन प्रिंसिपल के बारे में भी, पर फिलहाल ये न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आपको बताना जरूरी था। अब न्यूटन ने जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी और वेव थ्योरी, इन दोनों में काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया था, कॉन्ट्राडिक्शन? सबसे पहले तो ये जो था, ये डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऐसे किसी फिनोमेना को भी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और इसमें क्या था, वेव थ्योरी में हम इन सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती थी कि जो डिफरेंस है कलर में, डिफरेंस ऑफ कलर इज ड्यू टू साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर्स। ठीक है, ये जो कॉर्पस्कुलर्स होते हैं इनके साइज की वजह से हमको डिफरेंस ऑफ कलर दिखता है। पर वेव थ्योरी में क्या था, और वेव थ्योरी में जो चेंज इन कलर होता है, वो कलर चेंज क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, मतलब वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से वेव थ्योरी के हिसाब से हमको पता लगा कि जो कलर चेंज होता है। ठीक है, पर अगर न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी की बात करें तो वो कह रहा था कि डिफरेंट कलर्स इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर्स। मतलब ये जो कॉर्पस्कुलर्स किसी भी लाइट में से निकलते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, और उनके साइज छोटे बड़े होने की वजह से हमको कलर पता लगते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं था। वेव थ्योरी में हमको पता लगा कि जो कलर्स होते हैं वो किस वजह से हमको दिखते हैं, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, तो ये न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी हमको। ये एक तरह से फेल साबित हुई थी। बेसिक कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो तो चलो यहाँ पर फेल हो गई, पर जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी से हमने एक आइडिया लगाया। ठीक है, मतलब न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उससे हमें ये एक बड़ा आइडिया लग गया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है, उसका ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, और कॉर्पस्कुलर्स की अगर बात करें तो वैसी कोई चीज नहीं थी लाइट में। ठीक है, लाइट है जो वो वेव फॉर्म की वजह से अपना कलर शो, हमको अलग अलग कलर्स पता लगते हैं लाइट की वेव फॉर्म की वजह से। ठीक है, और लाइट जो है वो तीन तरह से रिएक्ट कर सकती है। सबसे पहला उसका जो है वो ऐसा है, मान लीजिए हमारी कोई सरफेस है। ठीक है, सरफेस एस है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, उसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया और वापस मुड़ गई। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक किया और वापस मुड़ गई। सबसे पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये फिर से एक सरफेस है। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, थोड़ी सी बैंड पर दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है, ये एक सरफेस है और रे ऑफ लाइट आई, टकराई और खत्म हो गई। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो दूसरा है इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये तीसरा है इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जब किसी सरफेस को स्ट्राइक करे। जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करेगी या किसी बॉडी को स्ट्राइक करेगी, तो तीनों प्रोसेसेस हर एक बॉडी में होती हैं। और जो तीनों होती हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, इन तीनों का जो टोटल कंटेंट होता है वो कितना हो जाता है? 100%। ठीक है, यानी कि किसी बॉडी में मान लीजिए रिफ्लेक्शन 90% हो गई, एब्जॉर्प्शन 10% होगी, ट्रांसमिशन 0। तो ठीक है, इस तरह करके तीनों का जो कंटेंट कह लें वो 100% बन जाता है। ठीक है,
किसी चीज में हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन हुई है, तो इसमें रिफ्लेक्शन इसलिए हुई है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रेज थी उसकी वो रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब 90% उसमें रिफ्लेक्शन हुई है और बाकी एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। और अगर वही बात करें ट्रांसमिशन की, तो उसमें भी 80 to 90% जो थी वो ट्रांसमिट हो गई, तो इसलिए हमने इसको ट्रांसमिशन कह दिया। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन में भी ऐसा ही था, ठीक है, कि 90% रेज एब्जॉर्ब हो गई और बाकी सब ट्रांसमिट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो वो केस कौन सा हो गया, एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मान लीजिए एब्जॉर्प्शन में, तो जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, ये जो लाइट आई ये सारी एब्जॉर्ब हो गई इसमें 90%, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब हुई है किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में जब एब्जॉर्प्शन हुई तो एब्जॉर्प्शन में जो लाइट थी वो कन्वर्ट हो गई हीट में, ठीक है। अब हीट क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये भी एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिक्स का जो था पहला पार्ट था, इसमें मैंने आपको लाइट के बारे में, रे के बारे में और ऑप्टिक्स के बारे में बेसिक्स बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तब भी कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।